आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए। सो आई गॉट एडमिटेड इन यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स आमहर्स्ट, QS रैंकिंग 225 है। तो ये मैंने शॉर्ट लिस्ट किया था एंड उसके बाद मैंने अप्लाई किया यहाँ पे। आई गॉट सिलेक्टेड अराउंड जनवरी सेकेंड वीक। आई गॉट द ऑफर लेटर। दे आर गिविंग अराउंड $34,000। वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स जो अभी है तो वो मटेरियल्स के लिए बहुत पॉपुलर है, क्योंकि मटेरियल्स केमिस्ट्री और केमिकल बायोलॉजी के लिए वो मतलब वो हब टाइप का है मैसाचुसेट्स में, क्योंकि मैसाचुसेट्स में ऑलरेडी MIT है, बहुत बड़े टॉप इंस्टीट्यूट। तो वो मटेरियल्स के वो जो एरिया है मैसाचुसेट्स, मटेरियल्स के ऊपर बहुत इंडस्ट्रीज वगैरह है। USA में मटेरियल्स के आई थिंक टॉप, अगर तुम मेरे से पूछो कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ फॉर मटेरियल्स, पर्ड्यू है जो कि मटेरियल्स के लिए बहुत अच्छा है। वहाँ पे ऐसे बहुत तगड़े तगड़े प्रोफेसर्स है। मेरा यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स है, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स है। H इंडेक्स 150 160 अराउंड है। जिस लैब में पोटेंशियली आई कैन ज्वाइन, उसका H इंडेक्स अराउंड 157 है। तो बहुत अच्छे प्रोफेसर्स है, बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स है। तो यस, आई गॉट दैट एंड आई थिंक मेरा इंटरव्यू हुआ था, उसमें मेरे से पूछा गया था कि मेरे SOP पकड़ पकड़ के कि इस लाइन में तुमने ये लिखा है, तुमने ये लिखा है, तो उसका तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे, ऐसे ऐसे करके। तो इट वॉज वो उस हिसाब से हुआ था, क्योंकि मेरा एक लंबा सा रिसर्च एक्सपीरियंस था सेम फील्ड में मटेरियल्स के। मेरा इंटर्नशिप मटेरियल्स के ऊपर था, मेरा मास्टर्स प्रोजेक्ट मटेरियल्स के ऊपर था। तो वो मुझे हेल्प किया कहीं ना कहीं कि उसमें एडमिशन के लिए। तो या आई एम हैप्पी दैट आई गॉट सच अ टॉप यूनिवर्सिटी। ओके, इंट्रोडक्शन के साथ तो नील भाई अपना इंट्रोडक्शन देंगे। हाय, मैं नील, मैं कोलकाता से हूँ। करंटली मैं फाइनल सेमेस्टर में हूँ MSc NIT वारंगल से। आई गॉट एडमिटेड इन यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स आमहर्स्ट। तो इसी के रिगार्डिंग प्रगति ने मुझे बुलाया है। तो ओके, आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आया होगा कि कोई भी स्टूडेंट अगर कुछ डिसाइड करता है तो किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो मुझे ना ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है कि हम लोग ये जानें इनके दिमाग में कैसे आया कि हम लोग एब्रॉड में PhD करें, ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी अचीवमेंट अचीव करने के लिए फर्स्ट थॉट आना इम्पॉर्टेंट होता है, और वो कैसे आया वो हम जानेंगे नील भैया से। तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपका जो ये अदर कंट्री में PhD करने का प्लान है या फिर करने का सोचा, वो कैसे आया माइंड में? नहीं, मतलब टेक्निकली तो मेरा प्लान नहीं, मतलब जब ऐसे लाइक स्कूल के बाद लोग ऐसे करते हैं तो मोस्टली लोग JEE या नीट फीट की तैयारी करते हैं, मैं भी उनमें से ही था। तो बट एनीवे, तो मैं केमिस्ट्री ऑनर्स लिया। तो मैंने कुछ देखा था कि मेरे सीनियर्स दे गॉट PhD एडमिशन अब्रॉड। तो मुझे तब लाइक ऑब्वियसली नॉलेज नहीं था, स्कूल में नॉलेज थोड़ी ना होता कि अब्रॉड में PhD करना है। तो तब ऐसे जाके मैंने जाना कि अच्छा ऐसा भी होता है अब्रॉड PhD वगैरह। तो BSc फर्स्ट सेकेंड ईयर में हो गया था। थर्ड ईयर में वी हैड अ प्रोजेक्ट, डिजर्टेशन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट BSc थर्ड ईयर में। तो वहाँ से ऐसे बाहर के साइंटिस्ट आते थे, ऐसे अब्रॉड के जो एलमनाई है हमारे कॉलेज के, मतलब BSc कॉलेज की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से मुझे पता चला कि आप ऐसे लाइक अब्रॉड में इतना स्कोप है, इतना एक्सपोजर है, इंडस्ट्री, आप बहुत सक्सेस मतलब बहुत ग्रो कर सकते हो जितना कंपैरेटिवली इंडिया। ऐसा नहीं कि इंडिया में होता नहीं है ग्रो, बट कंपैरेटिवली बाहर में एक्सपोजर ज़्यादा है, तो ग्रो ज़्यादा कर सकते हो आप, ज़्यादा ऊंचाई वो हो सकते हैं। तो उस वहाँ से आइडिया आया कि अब्रॉड में करना है, अब्रॉड में करना है। उसके बाद मैं NITW आया, तो NITW में आके भी वही आइडिया था कि करना तो है अब्रॉड ही करना है। उसके बाद मैंने कुछ ऐसे सीनियर्स, जो मेरे सीनियर्स थे ऐसे, वो जो इंडिया में PhD कर रहे हैं, उन लोगों का ऐसे लाइक सिचुएशन देखा, वो कैसे कर रहे हैं। जो सीनियर्स हमारे बाहर है उन लोगों का सिचुएशन देखा, क्या डिफरेंसेस है, क्या मतलब वो होता है, चाहे वो स्टाइपेंड हो या रिसर्च एक्सपोजर हो, बाद में जाके PhD के बाद क्या होगा। तो वो देख के मुझे पता चला कि अब्रॉड में ऑब्वियसली एक्सपोजर ज़्यादा है। तो वो टारगेट था ऑब्वियसली, और कंट्री अच्छा होना चाहिए। कंट्री से भी इम्पोर्टेंट है कि आप बाहर जा रहे हो, आप इंडिया छोड़ के, तो यूनिवर्सिटी मैटर करते हैं, बहुत कुछ मैटर करता है। वो आगे जाके मैं बोलूँगा। तो वहाँ से आइडिया आया कि बाहर करना है, इंडिया में करने का उतना वो नहीं था मेरा। तो वही एक बात तो पता चले कि अगर कुछ बड़ा पाना है तो पहले से सोच के रखना पड़ेगा। भैया ने BSc फाइनल ईयर में सोच के रखा था, थोड़ा थोड़ा थॉट था माइंड में, तब जाके अब मिला है। ओके, सो टेल मी अबाउट ऑफिशियल प्रोसीजर। अच्छा, ऑफिशियल हाँ। मतलब US के लिए? हाँ, क्या आपने किया, मतलब पहले तो कौन सी टेस्ट दी वो बताइए, फिर उन्होंने आपके नहीं मतलब हाँ, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो कि अभी प्री फाइनल ईयर में है, जैसे कि प्रगति फर्स्ट ईयर में है, उन लोगों के लिए मैं बोलूँगा कि आई थिंक द फर्स्ट स्टेप स्टार्ट्स फ्रॉम NITW कि आप MSc में डिसेंट से CGPA लाओ। डिसेंट से ऐसा नहीं कि आपको 9.8 लाना है, बट ऐसा भी नहीं कि 7
के नीचे हो जाए या मतलब एवरेज बिलो एवरेज हो जाए, डिसेंट से CGPA लाओ, उसके बाद अब समर में इंटर्नशिप करो। आई थिंक इंटर्नशिप के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे, तो वहाँ से मेरा वो स्टार्ट हुआ था जर्नी इंटर्नशिप से। इंटर्नशिप के बाद वो पता चला कि मुझे कौन से फील्ड में करना है। फील्ड बहुत कुछ मैटर करता है, फील्ड मैटर करता है, आपका रिसर्च जो प्रोफाइल है वो मैटर करता है, आपका डिफरेंट एग्जामिनेशन जो TOEFL GRE होता है उसका स्कोर मैटर करता है, आप कौन सी यूनिवर्सिटी और शॉर्ट लिस्ट करते हो वो मैटर करता है। तो मैं स्टार्ट से बोलता हूँ, पहले मैंने इंटर्नशिप किया था, वहाँ पे जाके मुझे प्रॉपर लाइक अल्टीमेट एक्सपोजर मिला कि रिसर्च होता क्या है, आपको कैसे करना होता है, आपको PhD में क्या करना होता है, 5 साल आप कैसे सर्वाइव करोगे, ऐसे वैसे। तो वहाँ से मुझे एक्सपोजर मिला, वहाँ से मुझे आइडिया मिला कि मुझे ऐसे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में करना है, इस फील्ड में करना है, इस फील्ड में तो नहीं करना है। तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता, वो क्लैरिटी होना चाहिए कि इस फील्ड में नहीं करना है, क्योंकि इस फील्ड में मेरा नहीं है, मेरे से नहीं होता ये फील्ड में काम। तो वो क्लैरिटी होना चाहिए, बहुत कुछ मैटर करता है। तो वो इंटर्नशिप से मुझे आइडिया आया। तो उसके बाद 3rd सेम में हम आए। तो 3rd सेम में आने के बाद हमने प्रिपेयर किया, मैं और मेरे दोस्त थे, तो हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की TOEFL की। तो TOEFL और पैरेलली हमने यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग किया। तो यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इंटर्नशिप, सेकंड स्टेप यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग। तो यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग में वो एक बहुत लाइक टीडियस सा प्रोसेस है, बहुत यूनिवर्सिटीज़ देखना होता है। मैंने QS वर्ल्ड रैंकिंग देख के किया था कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ को मैंने शॉर्ट लिस्ट किया था। वहाँ पे जाके आपको प्रोफेसर शॉर्ट लिस्ट करना है। तो मैंने एक लाइक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया था जिसमें पहले यूनिवर्सिटी का नाम था, टॉप यूनिवर्सिटीज़, उसके बाद में उस यूनिवर्सिटी के अंडर जो टॉप प्रोफेसर्स हैं मेरे फील्ड में वो उसके नाम था, उसकी ईमेल ID था। तो हम ऐसे, मैं और मेरे दोस्त सब ऐसे हर दिन हर रात आके ऐसे मेल करते थे कि सर ऐसा ऐसा है मेरा CV, इज़ देयर एनी अपॉर्चुनिटी, ऐसे ऐसे करके। तो वो सेकंड स्टेप था। फर्स्ट स्टेप इंटर्नशिप, सेकंड स्टेप यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग, थर्ड स्टेप प्रोफेसर शॉर्ट लिस्टिंग, फोर्थ स्टेप TOEFL, जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ कि ये सब कुछ हो जाने के बाद TOEFL इज़ मैंडेटरी, TOEFL और IELTS और एनीथिंग। तो मैंने TOEFL दिया था क्योंकि IELTS भी दे सकते हो, मेरे सीनियर्स IELTS दिए थे, तो मैंने TOEFL दिया था। आई गॉट 101 स्कोर आउट ऑफ 120। तो TOEFL के लिए प्रिपरेशन चाहिए था। तो TOEFL बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग TOEFL को लाइक एज अ लाइक क्राइटेरिया मानते हैं, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि TOEFL इंपॉर्टेंट इसलिए है कि TOEFL का जितना हाई स्कोर होगा उतने अच्छे प्रोफेसर्स, उतने अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी। सिंपल सी बात है। आप ऐसा नहीं कि आप 80+ स्कोर करोगे तो आपको USA मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन उतना अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगा। जितना अच्छा स्कोर उतना अच्छी यूनिवर्सिटी, क्योंकि टॉप यूनिवर्सिटी, आप हार्वर्ड में जाओ, हार्वर्ड में क्राइटेरिया 107 है, तो ऑब्वियसली आप 85 या 90 में आप अप्लाई नहीं कर सकते हार्वर्ड में। तो जितना अच्छा यूनिवर्सिटी उतना हाई TOEFL स्कोर। तो TOEFL में हाई रखना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि वो प्रोफाइल को ऐसे बूस्टअप देता है कि आपका TOEFL का स्कोर अच्छा है। ये था फोर्थ पॉइंट, TOEFL। फोर्थ पॉइंट के बाद अच्छा, मैं पहले तो बोल दिया कि रिसर्च क्या, मतलब कौन से फील्ड में रिसर्च करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो वो पहले से वो अराउंड इस समर के टाइम पे आप लोगों को वो क्लैरिटी हो जाना चाहिए कि मुझे इस फील्ड में करना है, इस फील्ड में ही करना है। तो 3rd सेम से आप लोगों का ऐसे मास्टर्स प्रोजेक्ट चालू होगा, प्रोजेक्ट BSc और MSc प्रोजेक्ट। तो उस फील्ड में आप प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लो, तो वो तो चलता रहेगा। उसके बाद TOEFL हो गया। TOEFL के बाद आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स से बनाना पड़ता है, SOP, रिसर्च राइटअप, रिसर्च प्रपोजल, प्रीवियस रिसर्च एक्सपीरियंस, बस ये 4। मोटिवेशन लेटर भी आप कभी कभी बना सकते हो। तो ये 4 आपको डॉक्यूमेंट बनाना होता है। तो ये SOP, रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च एक्सपीरियंस, ये सब बहुत ऐसे, बहुत लोग सोचते हैं कि वो लोग पढ़ते नहीं हैं। मेरे टाइम में हर एक लाइन पढ़ा गया था। वो प्रोफेसर जो पैनल में होते हैं वो हर SOP के हर लाइन पढ़ते हैं। तो ये 5th स्टेप है SOP। ये सब कुछ रेडी हो जाने के बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई का ऐसे USA का डेडलाइन होता है 1 दिसंबर या 15 दिसंबर। 15 दिसंबर के अंदर सब कुछ खत्म हो जाता है और जनवरी के 2nd वीक तक रिजल्ट आ जाता है। तो ये ऑफिशियल ऊपर से मैंने बोला कि प्रोसीजर से ये सब। ओके, इसको बहुत टाइम लगता है, सो अगर किसी का गोल है तो पहले से स्टार्ट करें। मैंने 3rd सेम पूरा किया था इसके ऊपर। बहुत मतलब ये बहुत टीडियस प्रोसेस है। ये लोग ऐसे समझते नहीं है कि यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करना इट्सेल्फ अ वेरी लाइक, वो ऐसे फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसीजर है। हर यूनिवर्सिटी में जाके तुम्हें प्रोफेसर ढूंढना पड़ता है कि इस फील्ड में काम है या नहीं। तो बहुत टाइम लगता है। एक दिन में एक यूनिवर्सिटी होता है। तो ऐसे देखो आप 500 यूनिवर्सिटीज़ है। तो ओके, आपकी प्रिपरेशन के बारे में बताइए। ये जो आपका अचीवमेंट है उसके लिए आपने क्या क्या प्रिपेयर किया? कोई क्लासेस लगाए हैं या फिर खुद से किया है? नहीं, मतलब TOEFL के लिए मैं एक यूट्यूब चैनल फॉलो करता था, TST प्रेप बोल के। तो आप सर्च कर सकते हो TST प्रेप। तो वही उसमें जो था रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, वो वहाँ से मैंने किया है और कुछ नहीं किया है मैंने। बस वो यूट्यूब चैनल से मैंने प्रिपेयर किया था। हार्डली आई डिड लाइक 14 डेज। बट अगेन आई वांट टू से लाइक TOEFL बहुत इंपॉर्टेंट है। TOEFL में जितना हाई स्कोर उतना अच्छा
क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटी मिलने का चांसेस है। तो टॉयफल को ऐसे हल्के में मत लेना, क्योंकि मैंने देखा है, मेरे बहुत दोस्त हैं ऐसे, कुछ दोस्त हैं IIT गुवाहाटी के, कुछ ऐसे अलग इंस्टीट्यूट के हैं जिन लोगों ने ऐसे मतलब वो है, उन लोगों के पोटेंशियल है, लेकिन उन लोगों ने उतना अच्छा टॉयफल स्कोर नहीं लिया, तो इसीलिए जिस लेवल मतलब जिस अच्छे यूनिवर्सिटी मिल सकता था उतना अच्छा नहीं मिला। तो वो टॉयफल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब वो खुद के ऊपर होता है कि कितना ग्रैस्प है इंग्लिश वो लैंग्वेज में। तो अगर आपका उतना वो नहीं है तो आप 1 महीना टाइम ले सकते हो, अगर अच्छा है तो 1-2 हफ्ते फाइन, वैसे होता है। आपको कितना टाइम लगा था? मैंने 1 हफ्ता किया था, ओके लाइक 10 डेज मैक्सिमम, 7 to 10 डेज। ओके। और बाकी प्रिपरेशन, बाकी जो मैंने बोला सब्जेक्ट कि नॉलेज है। हाँ नहीं, जो मैंने बोला कि यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग, वो मैंने सबसे टाइम लेके किया था। इवन आई रिमेंबर कि क्लासेस चल रहा है, ऐसे मैम की क्लासेस चल रहा है, क्लास में वो मैम पढ़ा रही है, मैं यूनिवर्सिटी देख के शॉर्ट लिस्ट कर रहा हूँ। मेरे पास अभी भी वो है, वो जिस पेपर में मैं करता था उस हिसाब से मैं देखता था। मैंने एक कॉलम बनाता था कि ये यूनिवर्सिटी का रैंकिंग, ये यूनिवर्सिटी, इतने सारे प्रोफेसर्स मेरे फील्ड में है, और ये है इसका डेडलाइन, और ये इसका एप्लीकेशन फी। तो ये 5 कॉलम होता था। तो वैसे मैं अगर करता था, चेक करने के बाद मैं टिक कर देता। तो ये बहुत टीडियस प्रोसेस, तो ये जितना जल्दी शुरू करोगे तो उतना आपको लाइक लास्ट में जाके वो नहीं होगा। ओके। NIT वारंगल ने कैसे हेल्प की इस अचीवमेंट में? NIT वारंगल ने लाइक बहुत हेल्प किया एक्चुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल NIT वारंगल में देता है लाइक 80 डेज अराउंड समर ब्रेक देता है। तो वो बहुत, में से पावर सर है ना, पावर सर हमें बोलते थे कि ये समर ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कि घर पे बैठे रहो। तो वो 80 डेज वो समर ब्रेक मिलता है, तो उसमें आप बहुत ऐसे यूटिलाइज़ कर सकते हो। आपको अगर नेट की तैयारी करना है तो नेट की तैयारी करो, कोई बात नहीं। अगर आपको इंटर्नशिप करना है तो 80 डेज़ बहुत होता है इंटर्नशिप के लिए, तो वो ऐसे जाया मत करने देना। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था मैंने इंटर्नशिप से ये प्रॉपर प्रोसीजर। और उसके बाद जब मैंने मास्टर्स प्रोजेक्ट ज्वाइन किया तो एक कोर नॉलेज आया मेरे ऊपर कि मटेरियल्स में, मेरा फील्ड मटेरियल्स केमिस्ट्री के ऊपर है, तो मटेरियल्स में ये है, ऐसा है, ये अभी हाई डिमांड में है, ये टॉपिक जो है वो हाई डिमांड में है, तो उसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। तो वो मास्टर्स प्रोजेक्ट भी बहुत हेल्प किया। और NIT वारंगल का जो CGPA सिस्टम है, जो रिलेटिव ग्रेडिंग है, तो उससे CGPA सबका अच्छा होता है, ऑलमोस्ट अच्छा होता है सबका। तो इसलिए मतलब CGPA भी अच्छा ही है। तो ओवरऑल प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए वो अच्छा था, मतलब NIT वारंगल ने बहुत हेल्प किया है। ओके। क्या टैग मैटर किया? टैग तो वही देखो, मतलब मेरे साथ टोटल 6 लोग जा रहे हैं सेम इंस्टीट्यूट में। 6 के 6 IIT से है, 6 के 6 नहीं, मैं NIT से हूँ। 5 में से 4 IIT से है, टॉप IIT लाइक IIT कानपुर, IIT कानपुर से, IIT मद्रास से, और एक ISC से है। तो टैग तो मैटर मेरे लिए नहीं किया। वो लोग तो IIT ISC से है, मैं तो NIT से हूँ। तो टैग मैटर नहीं करता भाई। वो अगर प्रोफाइल अच्छी, मैंने वही बोल रहा था कि USA में ना बहुत प्रोफाइल बेस्ड होता है। आपका प्रोफाइल जितना, फॉर एग्जांपल आपका CGPA अच्छा है, आपका टॉयफल स्कोर अच्छा है, आपका लंबा सा एक रिसर्च एक्सपीरियंस है, आपने इतनी इंटर्नशिप की रखी है, अपने प्रोजेक्ट अच्छे से किया है, आपका SOP अच्छा है, आपने अच्छे से प्रेजेंट किया है, तो क्यों नहीं लेगा? तो भाई प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए। प्रोफेसर्स ने कैसे हेल्प की यहाँ NIT वारंगल के प्रोफेसर्स ने? हेल्प किया है ऐसे बहुत। मैं जाता था कुछ प्रोफेसर्स को, तो वो लोग बोलते थे कि ये यूनिवर्सिटी अच्छा है। जैसे कि मैं नाम लेना चाहूँगा कि रिकमेंडेशन के टाइम रिकमेंडेशन बहुत मैटर करता है। आपको 3 रिकमेंडेशन चाहिए होता है। तो मैंने एक अपनी इंटर्नशिप से लिया था और बाकी 2 यहाँ से लिया था। मुझे मुकुल सर ने रिकमेंडेशन दिया था, रघुचित्त सर ने दिया था, और भी बहुत सर ने दिया था। तो रिकमेंडेशन के टाइम में सर ने बहुत हेल्प किया है। और ऐसे बोलते थे कि ये इस फील्ड में यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, यहाँ पे अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पे नहीं जा सकते हो, ऐसे करके उनको पता होता है। ओके। तो चलिए आते हैं इस टॉपिक के ऊपर, सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत लोग का डाउट होगा, जो कि स्टाइपेंड भाई बहुत मिलता है US, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल मुझे $34,000 मिल रहा है, 34,000 USD, ठीक है। तो वो मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ, लाइक लिटरली मोर देन इनफ है। मैं स्टाइपेंड की आप चिंता मत करो, स्टाइपेंड बहुत मिलता है। आप मोस्टली आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप के ऊपर मिलेगा USA में, फर्स्ट 2 ईयर्स आई थिंक। उसके बाद आपको रिसर्च असिस्टेंटशिप हो जाएगा वो। तो स्टाइपेंड बहुत मिलता है। वो डिपेंड करता है ऐसे लोकेशन के ऊपर भी, लाइक कैलिफोर्निया में वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो है, कैलिफोर्निया एक्सपेंसिव जाएगा वो है, मतलब प्लेस है। तो वहाँ पे अराउंड 38,000 वो होता है $US स्टाइपेंड होता है। अगर आप टेक्सास में चले जाओ तो वहाँ पे 29,000 होता है। अगर आप पिट्सबर्ग में चले जाओ वो वहाँ पे होता है 27,000, क्योंकि वो थोड़ा सा लो कॉस्ट एरिया है। तो मतलब जो मिलता है वो मोर देन इनफ है। ऐसे लाइक मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरे सीनियर्स बोल रहे थे कि वहाँ पे 2 साल के अंदर यू कैन बाय योर ओन कार।
ऐसे ऐसे करके, तो इट्स फाइन। तो अब 2 साल मैंने बहुत बोला, अगर सब कुछ सही रहा तो 1 साल के अंदर भी कैन बाई, सो स्टाइपेंड की चिंता मत करो। ओके ओके। स्टाइपेंड क्या है वो तो मिल जाएगा, पर जो ग्रोथ होगा वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप हाँ। PhD के बाद भी तो आपका लाइफ है ना, वहाँ पे जाके आपको करना है, तो वो ग्रोथ इम्पोर्टेंट है। स्टाइपेंड तो हो जाएगा। यस। ओके, ये PhD के बाद आपका फ्यूचर कैसा होगा? मैं imagine करके बताइए। या मतलब ये वन ऑफ द मेन रीज़न है कि मैं इस फील्ड में आया। मैं ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन से हूँ, लेकिन मेरा फील्ड है मटेरियल्स केमिस्ट्री। तो वो एक बहुत लोग पूछते थे कि तू ऑर्गेनिक में क्यों आया, फिर मेरा वो रीज़न था कि मटेरियल्स में, क्योंकि वो हाई डिमांड में है अभी, मटेरियल्स केमिस्ट्री बहुत हाई डिमांड में। आप किसी भी यूनिवर्सिटी ले लो, अब स्टैनफोर्ड का फैकल्टी लिस्ट चेक कर लो, 80% मटेरियल्स केमिस्ट्री के ऊपर है। कोर ऑर्गेनिक में मतलब मुझे जो लगता है, जितना मेरा नॉलेज है उतना इन डिमांड में काम नहीं होता है अभी। तो मटेरियल्स में इंडस्ट्री बहुत ब्रूमिंग इंडस्ट्रीज़ है, और तो मेरा जो टारगेट है, लाइक PhD के बाद आप एकेडमिया में रह सकते हो, इंडस्ट्री में भी रह सकते हो, इट्स योर चॉइस, बट मेरा टारगेट है इंडस्ट्री। तो अभी देखते हैं, अभी ऑप्शंस जो भी है मैं देखूँगा अभी, बट ट्राई करूँगा इंडस्ट्री। ओके। इंडस्ट्री एक्सपोजर बहुत है USA में, बहुत। मतलब कितने घंटे आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा? अच्छा, कितना- वो rest- रिसर्च लाइफ जो बोल रहे हो, हाँ। हाँ वो तो इंडिया जैसे नहीं है। वीकेंड में आपको छुट्टी मिलती है, ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि, और क्या है ना, मतलब वो डिपेंड करते हैं यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। इंडिया में भी बहुत ISC JNC ऐसा बहुत ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें बहुत अच्छे रिसर्च सिस्टम है। वहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टमेटिक होता है, आपको प्रोजेक्ट का उतना वो नहीं होता, प्रोजेक्ट आपके हायर के वाइज देते हैं, तो वीकेंड में छुट्टियाँ होती है, और आई थिंक 6 PM मैक्सिमम। वो डिपेंड करता है, जैसे कि मेरे सीनियर्स जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो बोल रहे थे कि 6 PM तक काम करते हैं। सैटरडे को कभी कभी वो हाफ डे करते हैं, कभी कभी नहीं करते। ये डिपेंड करता है, जब वो होता है सबमिशन होता है ना उन लोगों का ऐसे सेमिस्टर एंड में, तो तब जाके थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा होता है, तो तब काम ज़्यादा करते हैं, अदरवाइज इट्स फाइन, लाइफ तो अच्छी है। ओके। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने डाउट्स पूछे, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके। अब मुझे आप ये बताइए कि US और यूरोप, इन दोनों में PhD के लिए अप्लाई करने का प्रोसीजर कैसा है? अलग अलग है, सेम है? नहीं, अलग अलग है, कम्प्लीटली अलग अलग है। US में क्या आता है ना, यूरोप में ना बल्क रिक्रूटमेंट नहीं होता। US में ना 2 टाइम, मैंने ये बोलना भूल गया, US में 2 टाइम में रिक्रूटमेंट होता है, फॉल और स्प्रिंग। फॉल में होता है, फॉल का डेडलाइन होता है अराउंड 1 दिसंबर 15 दिसंबर तक, और स्प्रिंग का डेडलाइन होता है अराउंड अगस्त मिड-वीक तक होता है। तो फॉल में बल्क रिक्रूटमेंट होता है, लेकिन मतलब हर लैब में रिक्रूटमेंट होता है। हर लैब में 1-2 PhD वैकेंसी निकलता है, तो 1-2 PhD स्टूडेंट वो होता है, रिक्रूट होते हैं। स्प्रिंग में उतना नहीं होता है, स्प्रिंग में कुछ चुनिंदे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऐसे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज फॉल में बल्क रिक्रूटमेंट होता है। लेकिन यूरोप में ऐसा सीन नहीं है, यूरोप में ऐसे पूरी साल चलता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, बल्क नहीं होता, वो प्रोजेक्ट वाइज होता है। लाइक वैकेंसी निकलता है, एक प्रोजेक्ट निकला, एक वैकेंसी निकला, तो उसका एडवर्टाइजमेंट निकलता है, तो उस हिसाब से वो लोग ऐसे तब एप्लीकेशन डालते हैं, तो वहाँ से इंटरव्यू होता है। यूरोप में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स है, फंडिंग आपको अलग से लेना पड़ता है, अगर प्रोजेक्ट फंडेड है तो इट्स फाइन, अदरवाइज आपको अलग स्कॉलरशिप लेना पड़ता है। यूरोप में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, यूरोप में आपको इंटरव्यू मस्ट है। USA में भी इंटरव्यू होता है, मेरा भी इंटरव्यू हुआ था, तो यूरोप में इंटरव्यू मस्ट है। यूरोप में पब्लिकेशन बहुत मैटर करता है, आपका प्रॉपर जो रिसर्च एक्सपीरियंस है आपको प्रेजेंट करना होता है पैनल के सामने यूरोप में। तो यूरोप में ऐसा है, लेकिन यूरोप में बेसिकली प्रोसीजर सेम ही होता है। यूरोप में भी TOEFL का क्राइटेरिया, IELTS का क्राइटेरिया है अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, कहीं कहीं पे नहीं भी है, लेकिन मोस्टली जो भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें लगता है TOEFL। तो वहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट निकलता है, वैकेंसी निकलता है, आप मेल करते हो अपने PI को, मतलब पोटेंशियल PI को, तो वो अगर आपको मतलब ऐसे बोलते हैं कि आप अप्लाई करो, तो आप अप्लाई करते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होने के बाद अगर आपका सब कुछ सही हो गया तो वहाँ पे जाकर उसके बाद आपका वो होता है, रिक्रूटमेंट हो जाता है। लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसीजर चलता है, लाइक पहले आपको फंडिंग अलग से वो करना पड़ता है, आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, आपको प्रेजेंटेशन करना होता है, और एक पोजीशन के लिए बहुत सारे, क्योंकि पोजीशन वाइज होता है, ऐसा नहीं कि बल्क रिक्रूटमेंट हो रहा है, पोजीशन वाइज होता है, एक पोजीशन के लिए बहुत ऐसे कंपटीशन रहता है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट ऐसे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में हो जाता है, अगर आपका पब्लिकेशन हो तो। पब्लिकेशन बहुत मैटर करता है, बहुत। आप कुछ कंट्रीज़ का नाम लेना चाहेंगे जहाँ पे रिसर्च वर्क अच्छा हो रहा हो? लाइक ऑर्गेनिक सिंथेसिस में मुझे उतना नहीं पता, सिंथेसिस में होता है, मतलब USA में भी बहुत अच्छा सिंथेसिस का काम चलता है, UK में सिंथेसिस का अच्छा काम चलता है। मटेरियल्स के ऊपर आई थिंक जर्मनी में बहुत अच्छा काम होता है, स्विट्ज़रलैंड में काम अच्छा होता है, तो और फ्रांस में भी अच्छा होता है। मेरा एक सीनियर है जो फ्रांस में है, तो वो भी मटेरियल्स के ऊपर है। तो ऐसे
कंट्री तो होता है, मैटर करता है, लेकिन इंस्टीट्यूट वाइज भी ऐसे मैटर करता है। इंस्टीट्यूट वाइज भी फील्ड के ऊपर होता है, क्योंकि मटेरियल्स का कुछ टॉप इंस्टीट्यूट है जर्मनी में, वो चार्ल्मर्स इंस्टीट्यूट है, जो कि बहुत फेमस है मटेरियल्स के ऊपर, बहुत पोजीशंस निकलता है वो। तो ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट है जर्मनी में या अलग कंट्री में जहाँ पे ओनली मटेरियल्स के ऊपर काम होता है। तो ऐसे सिंथेसिस के ऊपर भी इंस्टीट्यूट है, तो वो इंस्टीट्यूट वाइज मैटर करता, मतलब वो होता है, मतलब वैरी करता है उसको। लेकिन ऐसे मतलब अगर अच्छी कंट्री है तो यूनिवर्सिटी भी अच्छी होगी। जर्मनी में जितने भी यूनिवर्सिटी है सारे अच्छे हैं, तो वो भी हो सकता है। बट मोस्टली आप यूरोप में प्रोसीजर्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। प्रोजेक्ट वाइज निकलता है, पब्लिकेशन चाहिए होता है, इंटरव्यू का बहुत लंबा प्रोसीजर चलता है, तो वो थोड़ा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड। फंडिंग का बहुत ऐसे प्रॉब्लम होता है। मेरा एक सीनियर है, मेरे लैब का था, वो उसको फंडिंग का बहुत प्रॉब्लम था, वो अलग से फंडिंग जुगाड़ करके गया है, तो उसका फंडिंग उतना वो नहीं है, मतलब उस हिसाब से होता है, फंडिंग थोड़ा कम मिलता है। या आप अगर वहाँ बहुत जगह लिखता है कि 3 साल का पीएचडी होता है, 3 साल में कंप्लीट करना टफ जॉब, तो अगर 3 साल में नहीं होता है तो आपको फिर से 3 साल के बाद फंडिंग लेना पड़ेगा बाहर से, अप्लाई करना पड़ेगा हर जगह, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। अगर आपको प्रोजेक्ट के थ्रू मिल रहा है तो इट्स फाइन फंडिंग, लेकिन अगर फंडिंग नहीं मिल रहा है तो तब बहुत दिक्कत होती है। ओके और जैसे कि इंडिया में पीएचडी करने के लिए हमें नेट लगेगा या फिर गेट एग्ज़ाम लगेगा, तो अगर फॉरेन में जाना हो तो ये एग्ज़ाम्स नेसेसरी है? नहीं, वो लोग नहीं है ना? गेट बहुत ये लोग के दिमाग में बहुत ये चलता रहता है कि अगर हमें इंडिया के बाहर भी करनी हो तो ये एग्ज़ाम क्लियर रहे, तो हाँ प्रोफाइल में मतलब रहेगा प्रोफाइल में लिख सकते हो नीट क्लियर करना गुड जॉब, मतलब बहुत अच्छी बात है अगर आप एक एडिशनल लैब कर रहे हो, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि करना ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप कर रहे हो तो इट्स फाइन, अच्छी बात है। अच्छा, ये एक मेन डाउट है कि सारी कंट्रियाँ टॉफल आइलेट्स मांगती है या फिर कुछ कंट्रीज ऐसे भी होंगे ना जो विदाउट डेज लेती होंगी? कुछ कंट्रीज है जो विदाउट आइलेट्स टॉफल, कुछ कंट्रीज नहीं, कुछ इंस्टीट्यूट वाइज होता है कि ये यूएसए में, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों कंट्री में टॉफल और आइलेट्स मैंडेटरी है। लाइक तुम घुस ही नहीं सकते विदाउट टॉफल और आइलेट्स। लेकिन यूरोप में ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट है, ऐसे नहीं बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जिसमें नहीं लगता टॉफल और आइलेट्स, तो इट्स फाइन। बट जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट है यूरोप में, यूके में लगता है, यूके में आइलेट्स और टॉफल मैंडेटरी है किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, लेकिन बाकी कंट्री में उतना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, जैसे कि मैक्स प्लैंक में जाना है, चार्ल्मर्स में जाना है, फ्रांस के टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, तो वहाँ पे टॉफल आइलेट्स पूछते हैं वो लोग, अदरवाइज इट्स फाइन। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। जो मुझे बात सबसे पहले बोलनी चाहिए थी वो मैं अब बोलूँगी। हमारे सारे जूनियर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम लोगों में से बहुत लोग जाएंगे, जैसे कि लास्ट ईयर हमारे सीनियर्स में से आई थिंक 6 या 7 लोग बाहर गए हैं, मतलब आउट ऑफ इंडिया पीएचडी कर रहे हैं, 6 to 7 अराउंड 6 पीपल। हमारे बैच में वैसे बहुत लोग जाएंगे, अभी तो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है ऐसे रिक्रूटमेंट, तो बहुत लोग जाएंगे। अब हम लोग एक्सपेक्ट करें कि तुम्हारे बैच से भी जाए, क्योंकि वो जो NITW का डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री जो ग्रो कर रहा है स्लोली, ईयर बाई ईयर ग्रो कर रहा है, तो वो ऐसे दिख रहा है कि, क्योंकि मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में, लाइक IITs में लोगों का क्वेश्चन होता है कि टॉप IIT मतलब बॉटम रैंक IIT या टॉप NIT। हाँ राइट। या वो बहुत लोग ऐसे, मैं भी जब IIT का प्रिपरेशन ले रहा था तो मेरे पे भी वो डाउट था कि मुझे जाना है या नहीं जाना है। तो ये आई थिंक एक वो है कि कितना ग्रो कर रहे हैं हम, कितना NITW के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री अच्छा है, कितना एक्सपोजर दे रहे हैं, हम लोग के पास इतना अच्छा लैब है, सब कुछ है, तो वो रिजल्ट भी मिल रहा है। So finally I want to say thank you so much for making this video. थैंक यू। वेलकम। वैसे जोर से बोलना पड़ेगा अब आपको। पानी पी लीजिए।